गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स के अंदर बेसिक वर्डिंग्स होती है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। आज की क्लास से पहले अपन ने असेट्स के बारे में बात की है, लायबिलिटीज के बारे में बात की है, कैपिटल क्या होती है उसके बारे में देखा था, डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं इनके बारे में बात की थी, और लास्ट क्लास का जो अपना लास्ट टॉपिक था वो था बैड डेट्स, डूबत ऋण क्या होते हैं इनके बारे में अपन ने बात की। आज अपना जो पॉइंट चलने वाला है वो है अपना गुड्स, माल। व्यापारी के लिए माल शब्द जो है वो कब यूज किया जाता है, व्यापारी के लिए माल क्या होता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जैसे मान लो, देखो माल शब्द की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या बोलती है, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है वह वस्तु उस व्यापारी के लिए माल कहलाती है। देखो भाई, अपन ने गुड्स के बारे में बात की, माल के बारे में बात की, तो माल होता क्या है, व्यापारी जिस वस्तु के अंदर व्यापार करता है वह उसके लिए माल का काम, वह उसके लिए माल कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कारपेंटर है, खाती है, बढ़ई है। अब सीधी सी बात है, कारपेंटर किसका काम करता है, लकड़ी का, अर्थात फर्नीचर का काम करता है। तो ये जो फर्नीचर को खरीदना, फर्नीचर को तैयार करना और फर्नीचर का विक्रय करना, भाई कारपेंटर का काम क्या होगा, फर्नीचर को खरीदेगा, फर्नीचर को तैयार करेगा, भाई कच्चा फर्नीचर खरीदेगा, तैयार करेगा और उसके बाद में उसको सेल आउट करेगा। मतलब ये जो कारपेंटर है वो काम किसके अंदर कर रहा है, फर्नीचर के लिए। तो कारपेंटर के लिए जो फर्नीचर है वो किसका काम करेगा, गुड्स का काम करेगा। जैसे मान लो एक व्यापारी है जो करता क्या है, बनी बनाई एसी लेकर आता है और एसी को सेल आउट करता है। एसी का काम किसी व्यक्ति ने कर रखा है, एसी खरीदेगा और एसी खरीदने के बाद एसी को वापस सेल आउट करेगा। मतलब ये अपनी व्यापारिक एक्टिविटी, व्यापारिक क्रिया किसके अंदर कर रहा है, एसी के अंदर कर रहा है। ठीक है भाई। तो माल, अब कारपेंटर का काम करने वाले व्यक्ति के लिए फर्नीचर है, वो किसका काम करेगी, गुड्स का काम करेगी। और ऐसा व्यापारी जो एसी का काम कर रहा है उसके लिए एसी किसका काम करेगी, गुड्स का काम करेगी। लेकिन जैसे मान लो कोई कपड़े की दुकान वाला व्यक्ति है। देखो, जब अपन ने असेट्स के बारे में बात की थी तो असेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, संपत्तियां वे हैं जिनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में सहायक होती है। क्योंकि कारपेंटर जो है फर्नीचर का काम कर रहा है, तो फर्नीचर इसके लिए भी क्या है, गुड्स है। लेकिन ये कारपेंटर मान लो इस कपड़े की दुकान के अंदर लाकर फर्नीचर लगा दे, तो ये फर्नीचर इसके लिए क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर की वजह से ये जो कपड़े का दुकानदार है अपने माल को बहुत अच्छे तरह से, अर्थात व्यवस्थित ढंग से रखेगा, और व्यवस्थित ढंग से रखेगा, अच्छे से शो कर सकेगा अपने गुड्स को। नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो फर्नीचर है, कपड़े जो कपड़े का जो दुकानदार है, या मान लो स्कूल है, या अन्य शब्दों में कहें तो कोई रेडीमेड गारमेंट्स है, उनके पास अगर ये फर्नीचर चला जाएगा तो उनके लिए तो किसका काम करेगा, असेट्स का काम करेगा। लेकिन अगर कारपेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्नीचर इसके लिए किसका काम करेगा, गुड्स का काम करेगा। जैसे व्यापारी है जो एसी खरीदता है और एसी को सेल आउट करता है। अब इस व्यापारी के लिए एसी क्या है, गुड्स है। लेकिन जैसे मान लो एक कपड़े का शोरूम है जिसके अंदर एसी लगाई गई, तो इस कपड़े के दुकानदार के लिए एसी किसका काम करेगी, कपड़े के दुकानदार के लिए के पास एसी आकर किसका काम करेगी, असेट्स का काम करेगी। क्यों भाई, एसी होगी
कस्टमर्स को बेटर सर्विस मिलेगी, अच्छा सेटिस्फिकेशन मिलेगा, और अच्छा सेटिस्फिकेशन मिलेगा तो नंबर ऑफ कस्टमर्स में ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो सीधी सी बात है असेट्स की डेफिनेशन भी यही कहती है, संपत्तियां वे हैं जिनके ऊपर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो व्यवसाय को चलाने और लाभ कमाने में सहायक होती है। ठीक है, तो गुड्स होता क्या है इसके बारे में आपको पता चला होगा। व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है वह उसके लिए गुड्स कहलाती है, अर्थात माल कहलाती है। कपड़े के दुकानदार के लिए गुड्स क्या होगा, जो कपड़ा खरीदा है वो कपड़ा उसके लिए गुड्स का काम करेगा। अगर कोई परचून की दुकान वाला बनता है तो उसके लिए क्या होगा, परचून का जो सामान है वो उसके लिए गुड्स का काम करेगा। तो आज अपन ने जो ये पॉइंट किया है उसके बारे में अगर बात करें गुड्स, तो व्यापारी जिस वस्तु के अंदर अपनी व्यापारिक क्रियाओं का संचालन करता है वह वस्तु उस व्यापारी के लिए माल कहलाती है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब इस माल से संबंधित 4-5 शब्द और यूज में लिए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। वो 4-5 शब्द कौन कौन से हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है परचेज, क्रय। एक शब्द यूज किया जाता है सेल्स, विक्रय। थर्ड शब्द आता है परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। और फोर्थ वर्ड आता है अपना सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। विक्रय वापसी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेज वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है। परचेज क्या होती है, व्यापारी यदि किसी वस्तु को पुनः बेचने के उद्देश्य से अगर खरीदता है तो उसके लिए अपने को अपन परचेज वर्ड यूज करते हैं। व्यापारी किसी वस्तु को पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से अगर माल का क्रय करता है, किसी वस्तु को क्रय करता है तो उससे अपन क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। जैसे मान लो एक तो व्यापारी माल, अर्थात जिस वस्तु के अंदर माल क्या होता है, जिस वस्तु के अंदर व्यापारी व्यापार कर रहा है, माल खरीदता है, तो इसके लिए तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, परचेज। क्यों, क्योंकि माल का खरीदने का उद्देश्य क्या होता है कि व्यापारी से वापस सेल आउट करेगा। और परचेज की डेफिनेशन पे अपन ने क्या पढ़ी थी, व्यापारी यदि किसी वस्तु का क्रय उसे पुनः बेचने के उद्देश्य से करता है तो उसके लिए वो क्या कहलाती है, इसे अपन क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। मान लो दूसरी चीज असेट्स, संपत्ति। संपत्ति के रूप में मान लो व्यापारी ने फर्नीचर परचेज किया, मान लो कोई कपड़े का दुकानदार है और उसने फर्नीचर परचेज किया है, तो ऐसी कंडीशन में अपन परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि असेट्स है, फर्नीचर है, व्यापारी इस फर्नीचर को क्या वापस सेल आउट करेगा क्या, नहीं। क्या इसका उद्देश्य वापस सेल आउट करना है, नहीं। क्या करेगा व्यापारी, अगर कपड़े की दुकान वाला है तो अपनी दुकान के अंदर फर्नीचर को सेट करवा देगा ताकि अपने माल को अच्छे से शो कर सके। ठीक है, तो चूंकि माल जो है उसको तो व्यापारी पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है, तो जब भी माल खरीदा जाएगा तब तो उसको उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, परचेज वर्ड यूज किया जाएगा। लेकिन यदि किसी संपत्ति को अगर अपन क्रय करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके स्थान पर अपन परचेज वर्ड को यूज नहीं कर सकते। बात समझ आ रही। तो परचेज का मतलब क्या है, व्यापारी किसी वस्तु को पुनः बेचने के उद्देश्य से अगर किसी वस्तु का क्रय करता है, किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उसके लिए क्रय कहलाती है। बात समझ आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है अपना सेल्स, विक्रय। विक्रय के बारे में अगर बात करें तो देखना भाई, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है यदि उसे बेचता है तो वह उसके लिए विक्रय कहलाता है।
देखो परचेज के बारे में क्या बात की थी, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है उस वस्तु को यदि जिस वस्तु को पुनः बेचने के उद्देश्य से अगर खरीदता है तो वो उसके लिए क्या कहलाती है, क्रय। और सेल्स क्या होती है भाई, जिस वस्तु में व्यापारी व्यापार कर रहा है यदि उस वस्तु को वो बेचता है तो वह क्या कहलाएगी, उसके लिए सेल्स कहलाएगी। जैसे मान लो व्यापारी काम किसमें करता है, गुड्स में, माल खरीदता है और माल को बेचता है। एसी के दुकानदार के लिए माल क्या होगी, एसी। फर्नीचर के जो कारपेंटर है उसके लिए माल क्या होगा, फर्नीचर। जो कपड़े का व्यवसायी है उसके लिए माल क्या होगा, कपड़ा। तो एसी का दुकानदार क्या करेगा, एसी को खरीदेगा और एसी को सेल आउट करेगा। जब खरीदेगा तो उसके लिए किसका काम करेगी, परचेज को, और एसी को वापस सेल आउट करेगा उसके लिए किसका काम करेगी, सेल्स का। कारपेंटर है, फर्नीचर खरीदेगा, किसका काम, परचेज का काम होगा, और फर्नीचर को वापस बेचेगा तो किस, उसको अपन क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। कपड़े का व्यापारी है, कपड़ा खरीदेगा तो खरीदेगा उसके लिए क्या है, परचेज। कपड़े को वापस बेचेगा उसके लिए क्या है, सेल्स। यहां तक की बात समझ में आई। तो परचेज के बारे में बात की कि यदि कोई व्यापारी माल को पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदता है तो उसके लिए परचेज कराती है। और सेल्स क्या है, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है यदि उसे बेचता है तो उसके लिए विक्रय करे। फिर बात आती है परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, जैसे मान लो व्यापारी ने माल खरीदा और माल खरीदने के बाद में पता चला कि इस माल में कोई कमी रह गई है, तो जिस व्यक्ति से माल खरीदा है यदि उस व्यक्ति को पुनः माल वापस लौटाता है, या तो कोई कमी है या जैसा अपन ने ऑर्डर दिया था, जैसा व्यक्ति ने अपने को सैंपल दिखाया था उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो व्यापारी क्या करता है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो व्यापारी क्या करता है, उस माल को वापस लौटाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। बात समझ आ रही है, खरीदना और इसका जस्ट अपोजिट परचेज, परचेज का जस्ट अपोजिट परचेज रिटर्न। उसके बाद में बात आती है सेल्स रिटर्न के बारे में। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, अपन ने किसी कस्टमर को माल बेचा, व्यापारी ने किसी कस्टमर को माल बेचा और माल बेचने के बाद पता चला कि व्यापारी को ड्यू टू एनी रीजन वो माल सेट नहीं हुआ, या व्यापारी जो कस्टमर था उसको जैसा माल चाहिए था वैसा माल अपन उसको अवेलेबल नहीं करवा सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, व्यापारी अपने को, जो कस्टमर अपने को माल वापस लौटा सकता है। इसे अपन क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो परचेज रिटर्न क्या होगी, खरीदे गए माल को किसी कारणवश पुनः लौटाना, खरीदे गए माल को किसी कारणवश पुनः लौटाना क्रय वापसी कहलाता है। और सेल्स रिटर्न क्या हो गया, बेचे गए माल को यदि ग्राहक किसी कारणवश पुनः लौटा देता है तो इसे ही पुनः लौटा देता है तो इसे ही विक्रय वापसी कहा जाता है। विक्रय वापसी कहा जाता है। देखो भाई, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए बात आई है तो यहां पर इनके लिए एक अलग वर्ड भी यूज किया जाता है, वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। जावक वापसी, कई बार अपने को परचेज रिटर्न की जगह इसका नाम लिखा हुआ मिलता है रिटर्न आउटवर्ड। देखो भाई, रिटर्न का मतलब वापस, आउट का मतलब बाहर की साइड। तो बाहर की साइड माल कब जाएगा, जब मान लो अपना व्यापार है, अपने पास माल आया और किसी कारणवश अपन माल को वापस लौटाएंगे, तो
ऐसी कंडीशन में पहले अपन ने माल खरीदा होगा और खरीदे गए माल को वापस लौटाना क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न कहलाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। माल बाहर की साइड कब जाएगा, जब व्यापारी अपने द्वारा खरीदे गए किसी माल को अगर वापस लौटाना तो वो उसके लिए क्या है, परचेज रिटर्न कह दो या रिटर्न आउटवर्ड कह दो, बात एक ही है। उसके बाद में बात आती है सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, अपन ग्राहक को माल बेचते हैं और ग्राहक किसी कारणवश अपने को वापस माल लौटाता है। तो रिटर्न आउटवर्ड की सेल्स रिटर्न की कंडीशन में क्या होगा, माल अपने पास वापस आएगा। तो इसका दूसरा वर्ड जो है, दूसरा नाम जो है यूज किया जाता है रिटर्न इनवर्ड, आवक वापसी। हाँ जी, देखो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, माल अपने पास आया, व्यापारी के पास आया और व्यापारी वापस इस माल को बाहर की साइड अर्थात जहां से माल खरीदा उसको लौटा रहा है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की कंडीशन में माल अपने बिजनेस से वापस जाता है अर्थात बाहर की साइड जाता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, इसका दूसरा नाम होता है। सेल्स रिटर्न में क्या होता है, अपने कस्टमर को, व्यापारी ने कस्टमर को माल बेचा और कस्टमर किसी कारण से माल को वापस लौटा देता है, तो इसे पर क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं। और सेल्स रिटर्न की अगर बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, माल अपने पास वापस आएगा, रिटर्न इनवर्ड, अंदर की साइड आएगा। तो यदि बिजनेस के पास माल आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड, और बिजनेस के यहां से खरीदा हुआ माल वापस सप्लायर के पास भेजा जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, रिटर्न आउटवर्ड अर्थात परचेज रिटर्न। तो अभी जो मैंने बात की, गुड्स क्या होता है, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है वह उसके लिए माल कहलाती है, पहली बात। परचेज, व्यापारी किसी वस्तु को पुनः बेचने के उद्देश्य से अगर खरीदता है तो वह उसके लिए क्या कहलाती है, क्रय कहलाती है। सेल्स, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है यदि उस वस्तु को बेचता है तो वह उसके लिए सेल्स कहलाती है। परचेज क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, यदि व्यापारी ने माल को पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदा, ये तो क्रय है, और खरीदे गए माल में से किसी कारणवश यदि व्यापारी उस माल को वापस लौटा देता है तो ये इसके लिए क्या है, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, यदि व्यापारी ने किसी ग्राहक को माल का विक्रय किया, माल बेचा है और किसी कारणवश यदि ग्राहक माल को वापस लौटा देता है तो यह क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न कहलाता है। यहां तक की बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में बात करते हैं, डिस्काउंट, छूट, बट्टा। छूट बोलते हैं इसको, बट्टा भी बोलते हैं इसको, कटौती भी बोलते हैं इसको। देखो भाई, डिस्काउंट ऐसा वर्ड है जो अपन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, किसी व्यापारी के पास गए, जैसे मान लो अपने को शर्ट परचेज करना है या कोई भी चीज परचेज करनी है, तो वहां पर अपन जाकर देखते हैं कि डिस्काउंट कितना चल रहा है, छूट कितनी चल रही है। या जैसे ऑनलाइन अपन किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो वहां पर देखते हैं ऑफर क्या है, कितना डिस्काउंट, कितना % डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, मूल्य में कटौती ही क्या कहलाती है, मूल्य में कटौती ही क्या कहलाती है, डिस्काउंट कहलाती है। यदि अब देखो, ये जो कटौती होती है वो दो प्रकार की होती है। भुगतान में की जाने वाली कमी छूट कहलाती है। भुगतान में की जाने वाली कमी ही छूट कहलाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी साल के अंदर 2 बार ऐसा होता है, जैसे मान लो पूमा के शूज है, ठीक है, या रिबॉक के शूज है, साल के अंदर 2 बार ही ऑफर निकालते हैं और 2 बार, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जून के अंदर और ईयर एंड के ऊपर ये ऑफर निकालते हैं और 40% तक डिस्काउंट दे दिया जाता है। जैसे मान लो कोई शूज 1000 रुपए का आने वाला था, उसकी मार्केट प्राइस
अगर बिना डिस्काउंट के परचेज करें तो कितनी है 1000 रुपए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज जून और दिसंबर के अंदर ऑफर निकाला जाता है और इस ऑफर के अंदर मान लो ऑफर निकला कि डिस्काउंट कितना दिया कस्टमर को 40%। अर्थात ऐसी इस टाइम पर यदि कोई कस्टमर इस पुमा के शूज को परचेज करेगा तो कितने रुपए में उसको मिल जाएगा 600 रुपए में मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट की, इसको डिस्काउंट कितना मिला 40%, अर्थात 400 रुपए की छूट मिल गई। बात समझ आ रही? तो भुगतान में की जाने वाली कमी को ही अपन क्या कहते हैं छूट कहते हैं। अब ये जो छूट जो है वो दो प्रकार की होती हुई, पहली छूट होती है व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरी जो छूट होती है वो होती है नगद छूट, कैश डिस्काउंट। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये है कि व्यापारिक छूट कब दी जाती है और नगद छूट कब दी जाती है, उसका मीनिंग क्या है। देखो भाई, सामान्य शब्दों में अगर बात करें तो व्यापारिक छूट जो है वो माल का विक्रय, माल का अधिक विक्रय करने के लिए दी जाती है, माल का अधिक विक्रय करने के लिए। जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है वो माल को अधिक बेचने के लिए दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट है, नगद छूट है, वो ग्राहकों से जल्द धनराशि वसूल करने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है, माल को अधिक बेचना है तब व्यापारिक छूट दी जाती है, और ग्राहकों से यदि जल्दी धनराशि वसूल करनी है तो इस टाइम पे जो छूट दी जाती है उसको अपन नगद छूट कहते हैं। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई सीजनल काम करने वाला व्यक्ति है, जैसे सर्दी के सीजन में होता क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में अपन क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही सर्दी आती है तो जो ऊनी कपड़े हैं उनकी रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। सर्दी के मिड में भी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही सर्दी की सीजन जाने वाली होती है, ऐसी कंडीशन में क्या होती है, ऑफर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों भाई, व्यापारी को पता है कि भाई देखो ऑन एन एवरेज सर्दी की जो सीजन है वो नवंबर से स्टार्ट होती है और फेब तक आते आते क्लोज हो जाती है। नवंबर से फेब ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए सर्दी की सीजन चलती है। अब अगर कोई व्यापारी ने माल परचेज किया है तो इन 4 महीनों के अंदर ही इन सर्दी के कपड़ों को सेल आउट कर सकता है। उसके बाद में अगर वो सर्दी के कपड़े बेचना चाहे तो सर्दी के कपड़ों को बेचने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि गर्मी के अंदर कोई सर्दी के कपड़े परचेज करता नहीं सीधी। अब जैसे ही फेब आएगी तो व्यापारी क्या चाहेगा कि जितना अधिक माल बिक जाए उतना ही अच्छा है। और वो क्यों भाई, उसके बारे में अगर बात करें तो देखना भाई, फरवरी के से लेकर नवंबर तक ये माल जो है नवंबर तक नहीं बिकने वाला। अर्थात पहली बात तो इस माल को जब अपन ने परचेज किया है तो व्यापारी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है, इसके अंदर पैसा लगाता है। 8 महीने के लिए ये माल व्यापारी के पास पड़ा रहेगा। 8 महीने तक इस माल के ऊपर व्यापारी को ब्याज देना पड़ेगा व्यापारी को, पहली बात। दूसरी बात, इस माल को रखने के लिए जगह भी चाहिए। अगर ये माल निकल जाएगा तो व्यापारी गर्मियों के लिए नया माल लेकर आएगा और उसके पास जगह होगी तो अच्छे से अपने माल को डेकोरेट कर पाएगा। 2 बात। तीसरी बात, जैसे मान लो इस सीजन का माल है और फरवरी तक नहीं बिका तो आने वाले नवंबर के अंदर हो सकता है कि कोई नई फैशन आ जाए और नई फैशन आने की वजह से जो पुराना माल है वो आउटडेटेड हो जाए और आउटडेटेड होने की वजह से वो बिक ना पाए तो व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो व्यापारी क्या चाहेगा कि भाई मैं मेरे माल को अधिक से अधिक जितना अभी बेच सकता हूं उतना बेच दूं। अब ये बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, फरवरी आ रही है, सर्दियां निकल रही है तो कस्टमर्स जो व्यक्ति हैं जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको भी अब सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यापारी उनके सामने लालच फेंकता है और वो जो लालच है वो क्या कराती है, छूट कराती है, अर्थात व्यापारिक छूट कराती है। और उस लालच का
इफेक्ट क्या होता है कि ऑफर निकाल देता है बाय 1 गेट 3 फ्री, या बाय 1 गेट 2, बाय 1 गेट 4, एक खरीदो 2 फ्री, एक खरीदो 3 फ्री, एक खरीदो 4 फ्री, अर्थात व्यापारी ऑफर निकाल देता है। और इस ऑफर के चक्कर में कस्टमर्स क्या करते हैं, अधिक से अधिक माल का क्रय करते हैं, और अधिक से अधिक माल का क्रय करते हैं तो व्यापारी का माल बिक जाता है और व्यापारी की रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ आ रही है? ठीक। तो व्यापारिक छूट क्या कब दी जाती है, माल का अधिक विक्रय करने के लिए दी जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ये शोरूम्स के अंदर लिवाइस का शोरूम है, रैंकर का शोरूम है, जून मैंने भी लास्ट पॉइंट के अंदर बात की थी कि जून और दिसंबर के अंदर उन्होंने एवरेज ऑफर निकाले जाते हैं। क्यों? कि भाई इन 6 महीनों के अंदर जितना भी माल अपने पास बचा है जो नहीं बिका है, उस बिना बिके हुए माल के ऊपर क्या करते हैं, ऑफर निकाल देते हैं, या फिर कई बार फ्रेश माल के ऊपर भी ऑफर निकाल देते हैं। तो क्या होगा, उस फ्रेश के साथ साथ जो बिना बिका हुआ पुराना आउट फैशन का माल है वो भी निकल जाता है, और आउट फैशन का माल निकलते ही व्यापारी की रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो व्यापारिक छूट कब दी जाती है, जब व्यापारी माल को अधिक बेचना चाहता है, कस्टमर्स के सामने ऑफर फेंको, छूट दो, कस्टमर खरीदने के लिए तैयार खड़े। बात समझ आई? दूसरा पॉइंट है अपना कैश डिस्काउंट, नगद छूट। नगद छूट कब दी जाती है भाई, जब व्यापारी ग्राहकों से जल्दी धनराशि वसूल करना चाहता है। जैसे मान लो अपन कस्टमर्स को माल बेचते हैं, और जैसे अपन ने कस्टमर्स को ऑफर दे दिया कि अगर आप नगद पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट करते हो, तो हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। अगर आप 15 दिन बाद पेमेंट करते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। अगर आप एक महीने तक पेमेंट करते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद पेमेंट करते हो तो हम आपको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अब देखो भाई, जिस कस्टमर के पास पैसा पड़ा है तो कस्टमर क्या चाहेगा, अधिक से अधिक छूट प्राप्त करना चाहेगा, और अधिक से अधिक छूट प्राप्त कब मिलेगी, जब वो उसको व्यापारी को नगद में भुगतान करे। तो नगद छूट का मतलब क्या है, ग्राहकों से जल्दी धनराशि वसूल करने के लिए। यदि कोई कस्टमर जल्दी धनराशि वसूल करने के लिए जो छूट दी जाती है उसे अपन नगद छूट कहते हैं। अब यहां पर देखें तो कस्टमर के लिए फायदा कब है, यदि वो नगद भुगतान करता है तो 15% छूट मिलेगी उसको। अगर वो 15 दिन भुगतान करता है तो भी उसको 10% छूट मिल रही है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और अगर वो 1 महीने में भुगतान करता है तो भी उसको 5% छूट मिल रही है। लेकिन अगर वो 1 महीने के बाद में अगर भुगतान करता है तो उसको छूट भी नहीं दी जाती। छूट के अलावा देरी की अवधि के लिए उससे ब्याज भी वसूल किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में तो व्यापारिक छूट और नगद छूट का डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। व्यापारिक छूट क्या होती है, माल के अधिक विक्रय के लिए व्यापारी द्वारा दी जाने वाली छूट ही व्यापारिक छूट कहलाती है। और नगद छूट क्या कहलाती है, नगद छूट क्या होती है, ग्राहकों से जल्दी धनराशि वसूल करने के लिए ग्राहकों को दी जाने वाली छूट नगद छूट कहलाती है। ठीक है, हालांकि ये डिस्काउंट का जो पॉइंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पॉइंट अपन जब आगे चलेंगे तो आगे भी आएगा, और वहां पर अपन इसकी अकाउंटिंग वगैरह क्या होती है उसके बारे में अपन डीपली बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।